Hello students, how are you? Very good. We hope that you are so much fine and you are studying regularly. So in this class 9th today we are going to start another one, best in class chapter. The chapter number 9, force and law of motion. Okay. So please listen carefully, state carefully, and with a good enthusiasm we are going to start the another one new special chapter, chapter number 9, force and law of motion. ठीक है. And in this last chapter we have completed our chapter number 8 with few of the exercise question and best in class your part of theory. So we hope that you are so much comfortable with this chapter number 8. Very good. Okay. So in this chapter, chapter number 9, force and law of motion, we will discuss about the different type of the forces in the world. Okay. And also in our syllabus, a few of the forces are in syllabus. So we will discuss in a few of the forces. कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस का नाम क्या है, उनको कैसे स्टडी किया जाता है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और उस फोर्स से रिलेटेड जो है कुछ लॉज हैं, वो 3 लॉज हैं, उस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। हमने न्यूटन्स के जो लॉज हैं, वो न्यूटन ने जो लॉज बनाए थे उस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। तो इस तरीके से कितने फोर्सेस हैं, उनको हम उनका मतलब क्या है, ठीक है ना, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर किसी जगह पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ है तो उसका नाम क्या है, वो क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, उनकी जो रिलेशंस हैं फोर्सेस के, वो लॉज जो है वो हम पढ़ेंगे, जिसको हम न्यूटन लॉज भी कहते हैं। ठीक है। और वो लॉज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक जस्ट ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ओके। सो वी विल स्टार्ट नाउ चैप्टर नंबर 9। दिस इज द लेक्चर 1 from today. From this new chapter we are going to here write down the L1, so please refer to this L1. इसमें जो है जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम प्रॉपरली जो है L1, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है। और जो वीडियोस के कमेंट में हैं, वीडियोस के जो कमेंट बॉक्स के अलावा जो वहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी बॉक्स है, जहाँ पर जो है वहाँ पर भी हम उस पर मेंशन कर देंगे L1, L2, L3। ठीक है ना, जो हमारे चैनल है, चैनल के अंदर जो है उसके ऊपर वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स एक तरह का एफर्ट है, एक कार्य है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका स्टेट जो होता है वो 2 होते हैं, या तो वो मूविंग होता है या फिर रेस्ट होता है। यानी कि या तो वो ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। अगर कोई एक्सटर्नल एफर्ट, कोई बाहर से किया गया कार्य उसके स्टेट को बदल देता है, यानी अगर कोई आराम कर रहा है उसको चलते हुए बना दिया, कोई चल रहा है तो उसको फोर्स से, उसको एक्सटर्नल कार्य से उसको रोक दिया गया। ठीक है ना। तो कोई भी बाहर से किया गया कार्य है, मैंने यूं कार्य किया गया जिससे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो चलने लग गया, तो दैट पर्टिकुलर एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल देता है, यानी रेस्ट को मूविंग कर देता है या मूविंग को रेस्ट कर देता है। एट रेस्ट और एट मोशन, या तो रेस्ट में या फिर मोशन में। मोशन मतलब ओनली मूविंग में। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी बदल सकता है। अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, मैंने उसको एफर्ट किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसको वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, तो वो वेस्ट की तरफ चलने लग गया। ठीक है। तो चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर चल रहा है तो एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होती है।
मैं चल रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या होती है, मेरा मैग्नीट्यूड क्या आता है, फॉर एग्जांपल 5 जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं चल रहा हूँ तो ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर फोर्स की वैल्यू मीटर पर सेकंड नहीं होगी, फोर्स की वैल्यू होगी न्यूटन के अंदर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी गुड। सो प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज concentrate on this board, on this videos, on your eyes also or your ear also। अपने ईयर पर कंसंट्रेट रहे, अपने आईज पर कंसंट्रेट रहे, मुझ पर कंसंट्रेट रहे, बोर्ड पर कंसंट्रेट रहे, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड, और उसके मैग्नीट्यूड को भी बदल देता है, यानी वो एक एक्सटर्नल एफर्ट जिसको हम कहते हैं फोर्स, वो उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी बदल दे, उसके मैग्नीट्यूड की भी बदल दे, उसके स्टेट भी चेंज कर दे, यानी कि वो अगर रुका हुआ है तो चलता हुआ कर दे, ठीक है। तो उस पूरे को जो एक्सटर्नल एफर्ट लगाया गया है, दैट इज द फोर्स। द फोर्स कैन आल्सो चेंज एंड शेप ऑफ एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन आल्सो चेंज अ शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स है ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है और साइज को भी बदल सकता है। साइज का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, तो उसकी साइज को भी बदल सकता है। जैसे कि कोई फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, पॉइंट टू नोट, क्या मैंने यूज किया, 5 न्यूटन, दैट इज द 5 कैपिटल N। सो कैपिटल N इज द यूनिट ऑफ दिस फोर्स, फोर्स, ठीक है। और फोर्स का सिंबल क्या होगा, F, that is the symbol of force, and this one is Newton, this one is unit of force, और 5 is what, magnitude, उसकी वैल्यू कि कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स जो है वो उसके साइज को भी बदल सकता है, साइज मतलब 5 न्यूटन को भी बदल सकता है। जैसे ही उस पर फोर्स तेज लगा दिया, वो 5 न्यूटन की स्पीड से जैसे ही फोर्स लगा दिया तो उसकी जो है वो क्या, उसकी स्पीड और बदल गई, ठीक है ना, तो वो चेंज हो गई। सो दैट इज द साइज एंड शेप, शेप को भी बदल सकता है। कोई फोर्स है उसका शेप को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, जैसे कि ये क्या है, स्प्रिंग लग रही है, हियर इज अ स्प्रिंग, और यहाँ पर वो स्प्रिंग जो है वो फिट है दीवार के साथ या किसी और मटेरियल, फिक्स्ड मटेरियल के साथ में फिट है। अब यहाँ से मैंने जो है उसको फोर्स लगाया। फोर्स कैसे लगाया, फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन पुश और पुल और हिट। सो वी कैन से अ फोर्स, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ फोर्स कैन पुश, पुल एंड हिट। फोर्स कैसे अप्लाई होता है, फोर्स या तो धक्का देने से अप्लाई होता है, पुश किया किसी चीज को मतलब ऑब्जेक्ट को, पुल किया खींचा उसको, या फिर हिट किया उस पर हिटिंग करी, तो उस तरीके से क्या हो जाता है, फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं यहाँ पर जो है पुल करूंगा, खींचूंगा, यहाँ पर इस तरीके से मैंने खींचा, तो इस स्प्रिंग के जो शेप है उसमें चेंज आया। पहले इस तरीके से राउंड शेप था, तो अलग वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, और खींचेंगे तो वो धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएगा। दैट मींस उसके शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब बैलून है, बैलून को अगर हम दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके शेप में चेंज आएगा, ठीक है। सो दैट इज द शेप, दैट इज द चेंज इन शेप, ओके। So that is also example that how the shape will change, balloon, spring, okay। तो आप ये जो है ये यहाँ पर लिखिए ना, फोर्स अप्लाई by pushing, pulling और hitting। फोर्स अप्लाई किया जा सकता है बाय पुश करने से, पुल करने से, पुलिंग, PULLING, पुलिंग, और हिटिंग, पुलिंग करने से, हिट करने से, टक्कर मारने से, हिट मतलब टक्कर मारना, स्ट्राइक करना, तो पुशिंग से और पुलिंग से, इससे क्या फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया फोर्स का। अब हम नेक्स्ट करते हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड
फोर्स। तो फोर्स के अंदर जो है हम एक टाइप लेते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंसिंग क्या होती है? कोई भी चीज बैलेंस है मतलब बराबर है। तो अपने पास जो है वो तकड़ी होती है, हम उसमें वेट करते हैं, ठीक है ना, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमने कोई भी मटेरियल डाला, कोई फूड पार्टिकल डाला यहाँ पर जो है, और यहाँ पर हमने वो जो है बाट कहते हैं, बाट डाले, तो इस तरीके से होगा और वो बैलेंस हो जाएगा। सो दैट इज द बैलेंस। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। सो दैट मीन्स बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कि इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से, यहाँ पर जो है वो फोर्स कम या ज़्यादा हो गया, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर फोर्स कम या ज़्यादा है। तो यानी कि कुल मिलाकर दोनों में फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसमें डिफरेंस है। सो दिस वन इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, आप प्लीज साथ बने रहिएगा। बैलेंस फोर्स क्या होता है कि कोई भी ये टेबल है, दिस वन इज टेबल है, यहां पर ये क्या है? टेबल है। इस टेबल पर यहां पर अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन फोर्स। क्या अप्लाई हो रहा है? 5 न्यूटन फोर्स। इसी तरीके से यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, वो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर यहां से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया और उस तरफ से, दूसरी तरफ से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, तो दोनों फोर्स क्या है? आपस में इक्वल है। दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ आर इक्वल। अगर ये इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, देखो ये भी और ये भी दोनों क्या लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कि जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है 2 न्यूटन फोर्स, ठीक है, यहाँ पर है ज्यादा फोर्स, यहाँ पर है कम फोर्स, तो डेफिनेटली कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से खिसकेगा, मूव करेगा। और वो किस तरह मूव करेगा? जिस तरफ जो है ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी ये जो ज्यादा फोर्स, देखो ये 5 न्यूटन ज्यादा फोर्स हो गया, 2 न्यूटन कम हो गया, 5 न्यूटन ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ द फोर्स। ओके, सो अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि मिसमैच हो रहा है फोर्स में, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, so we hope that you are so much comfortable with this. So that is the example of the unbalanced force. Okay, now बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की जो डेफिनेशंस है वो मैंने आपको बता दी है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स और रिलेटेड जो डिस्टिंग्विशेस है, यानी कि डिफरेंसेस जो हैं, वो हम नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, ठीक है ना। उसकी जो डेफिनेशन या उसकी जो एज ए टेबल, उसकी टेबल फॉर्म में जो डिफरेंस है उस पर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके बुक के अंदर है, अभी मेरे पास सामने बुक नहीं खुली हुई है, पेज नंबर मेरे को याद नहीं, तो पर्टिकुलर जो फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज नहीं, अनदर वन सेकंड या थर्ड पेज पर ही बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करिएगा, ठीक है, उसको समझिएगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं, एग्जाम्पल साथ में लिखने हैं। बैलेंस फोर्स ये होता है, फिर उसके बाद अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर उसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ओके, सो प्लीज, ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन की मैंने आपको यहां पर बताया था, हमने फोर्सेस पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही फोर्स हैं, हम टाइम टू टाइम आगे हमारे पास और फोर्सेस आते रहेंगे, हम उस पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशंस। मोशंस के कितने लॉ है,
तो देयर आर द टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन, और उनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बस वो इसी नाम से ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, ठीक है। तो देयर आर टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन। इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन का पहला लॉ, a body continues to be in the state of the rest or in the motion। एक बॉडी क्या होती है? बॉडी होता है ऑब्जेक्ट। बॉडी और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही बात है, सेम सेंस रखते हैं, सेम मीनिंग रखते हैं। वी कैन यूज बॉडी, वी कैन ऑल्सो यूज ऑब्जेक्ट। एंड बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन स्टेट, अपनी उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगा। किस स्टेट में? या तो वो रेस्ट में, यानी अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। अनलेस, जब तक कि अप्लाई ना कर दिया जाए कोई भी बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को, जब तक कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाए। ये अगर मूव कर रहा है चोक, इस चोक मूव कर रहा है और इस चोक को मैंने यहाँ से पकड़ लिया, मैंने फोर्स अप्लाई किया तभी तो वो पकड़ में आया, यहाँ से कुछ फोर्स, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर दिया उसने। जब तक कि कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, तब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में था पहले, यानी ये अगर मूविंग में था तो वो मूविंग में ही रहेगा, अगर ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। अब जैसे ये रेस्ट है, मैंने अप्लाई कर दिया फोर्स, तो देखो मूव कर गया, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से मूव कर गया। तो यही कहना है, अगर कोई बॉडी जो कंटिन्यूअस रहेगी अपनी स्टेट में, अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, चल रहा है तो चल रहा रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है, थोड़ा सा एक हल्का सा पढ़ लेते हैं। जब बात इनर्शिया की आई गई है कि भाई इनर्शिया क्या होता है, तो इसको हम एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं केवल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? ऑल ऑब्जेक्ट हैव ए टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट। हर ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में एक प्रकृति रखता है, एक प्रवृत्ति रखता है, अपनी एक ताकत रखता है किसी की। अगर उसकी स्टेट बदल दी जाए तो वो उसका विरोध करेगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट का, अगर जैसे ही ये मूविंग है और इसका एक स्टेट बदल, ये किस स्टेट में? मूविंग स्टेट में। मैंने बाहर से एक्सटर्नल अप्लाइड कर दिया फोर्स इस तरीके से और ये रुक गया, यानी इसका स्टेट बदल कर अब क्या हो गया? रेस्ट हो गया। पहले क्या था? मूविंग स्टेट, अप्लाइड किया फोर्स को, अब क्या हो गया? रेस्ट। अब इस रेस्ट स्टेट में फोर्स किया तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो शांत नहीं बैठा रहेगा, वो इसका विरोध करेगा कि मुझे क्यों रोका, मैं तो अच्छा भला चल रहा था, मुझे क्यों रोका, तो वो विरोध करेगा। इस विरोध को क्या कहेंगे? इनर्शिया, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें अपने आप में एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी स्टेट बदलने का विरोध करे, अपनी स्टेट को चेंज होने का विरोध करे, अगेंस्ट में जाए, तो दैट इज कॉल्ड द रेजिस्ट, ठीक है ना। सो ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट हैव ए टेंडेंसी, यानी अपनी एक नेचर रखता है, एक प्रवृत्ति रखता है, टू रेजिस्ट। रेजिस्ट, RESIST, रेजिस्ट मतलब विरोध करना। टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और अ रेस्ट, अपनी स्टेट को चेंज होने का विरोध करता है, ठीक है, चाहे वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। दिस टेंडेंसी, ये जो प्रवृत्ति कहलाती है, इज कॉल्ड इनर्शिया। ये क्या कहलाती है? इनर्शिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इनर्शिया। इट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, ये बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। अब एक हाथी है, एलिफेंट है, एलिफेंट का मास बहुत ज़्यादा है। अब उसको मैंने अगर एक मुक्का मार दिया तो हिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा, तो फिर उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, यानी उसने अपने स्टेट को चेंज करना। जैसे कि वो अगर खड़ा था
वो मूवमेंट में आ जाए, तो अपने स्टेट को चेंज करने का विरोध किया। अब जितना ज़्यादा मास होगा तो उतना ज़्यादा विरोध होगा, तो यानी उसका विरोध भारी बढ़ गया, तो वो विरोध हो गया और भाई वो तो हिला ही नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक 2 बाल्टी है, एक में मिट्टी भरी हुई है सैंड और एक खाली है। खाली वाली बाल्टी पे सेम एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया उसको हिलाने के लिए, वो दोनों खड़ी हैं, बिल्कुल रेस्ट मोड पर खड़ी हैं, बिल्कुल। और ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो बिल्कुल रेस्ट मोड पर खड़ी है। अब इसको मैंने थोड़ा सा धक्का दिया, धक्का मतलब पुश किया, पुश का मतलब फोर्स अप्लाई कैसे करेंगे, पुश करके, पुल करके या हिट करके, तो उसको मैंने पुश किया तो वो पुश हो गया, यानी उसने अपनी स्टेट बदल दी, क्योंकि उसका जो इनर्शिया, उसमें इनर्शिया तो था, उसने विरोध तो किया था, लेकिन वो विरोध भारी नहीं पड़ा, यानी वो विरोध जो है उसका जो मास था, उसमें जो हल्कापन था, उसकी उतना ही उसमें विरोध था, जितना उसका मास था उतना उसका इनर्शिया था। तो वो क्या हो गया, वो मूव करने लग गया भाई, उसने करा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने इनर्शिया तो यूज किया, यानी उसने विरोध तो किया, रजिस्ट तो किया अपने स्टेट बदलने का, कि भाई मेरे को तो आराम करने दे, मैं क्यों घूमूं, लेकिन फिर भी काम नहीं किया। अब एक और बाल्टी है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, अब उसका क्या मास ज़्यादा है, मास का मतलब होता है वेट, वैसे तो मास और वेट में फ़र्क होता है, लेकिन मोटे तौर पर अभी इंट्रोडक्शन टाइप में मैं ये कह दूँ कि मास मतलब वेट, उसका वेट जो है या उसका मास जो है वो ज़्यादा था, मैंने उसको हिलाया, सेम फोर्स अप्लाई किया, इतना जितना मैंने वहाँ पर भी अप्लाई किया था उतना का उतना फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई किया, वो उसको हिलाने के लिए। वो अभी किस पोजीशन पर है, खड़ा है, रेस्ट पोजीशन पर है, उसको हिलाया, लेकिन वो हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि उसका मास ज़्यादा था, उसका ज़्यादा मास था तो ज़्यादा इनर्शिया था, ज़्यादा इनर्शिया था तो उसने मेरा विरोध किया, मेरे फोर्स का विरोध किया। ठीक है ना, इस कारण से क्या हुआ, वो हिला नहीं। और या फिर अगर हिला भी सही थोड़ा सा, तो यानी उसने अपना पूरा वर्क किया, इनर्शिया यूज किया, वो इनर्शिया और फोर्स जो मेरा फोर्स अप्लाइड था और जो इनर्शिया था उसके बीच में जो अनबैलेंस था, वो डिफरेंस जो है उसके कारण से वो फोर्स जो हो गया वो हाई हो गया, इसलिए वो थोड़ा सा मूव कर गया, वो जो बाल्टी है जो कि सैंड से भरी हुई है मूव कर गया। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द सिंपली द इनर्शिया। ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन वीडियो। अब ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, तो अगले सेशन में अगला वीडियो जो है, अगले वीडियो में अगला सेशन अपने कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को भी हम समझेंगे थोड़ा सा, और फिर आगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ द इनर्शिया और मास को भी समझेंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर भी वर्क करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीड करना है, वो ये जो भी हमने सुना है ये रीड करेंगे तो हमारे दिमाग में फिट रहेगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझना है। ठीक है ना, तो टिल देन थैंक यू।